लेकिन आज 2-5 साल से ये देखने को मिल रहा है कि जब बालक 5 या 6 वर्ष का होता है तो उसको विद्यालय भेजते हैं। उस समय दूरी के अभाव के कारण आज के माता पिता के पास इतना वक्त नहीं है कि अपने बेटे को विद्यालय में छोड़ दें और ले आए, लेकिन वो एक छोटा सा महसूस इस बात का करते हैं कि हमारा बालक अकेला विद्यालय जाएगा, पता नहीं उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक छोटी सोच बनी हुई है। ये सोच वास्तविकता को देखते हुए सही है, लेकिन हम आज बीएड होती है या प्रथम जो भी हैं उस जगह पे आके इस चीज को सोच रहे हैं। संभवतः हम भी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन संयोग ये दें हम अब जो हमारे जितने भी साथी हैं जो जिन लोगों ने 10th पास कर ली है, वे सभी व्यक्ति इस बात को समझते हैं कि हमको सबसे मिलकर और शिक्षा को हर हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे पास के जितने भी व्यक्ति हैं उनको इस बात को समझाना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। और संभवतः मैं आपसे सबसे ये आशा करता हूँ कि जो जुलाई सत्र आए उसमें कम से कम। दूसरी बात ये कहते हैं कि शिक्षा, एक मुझे श्लोक भी याद आ गया शिक्षा का, अलम संभवा विद्याहीने न शोभन्ते निर्गिंदा एव ज्ञान सुखा। चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा रूपवान क्यों ना हो, उच्च कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, और वो शिक्षा से अधूरा है या वंचित है, तो वो पशु के समान ही माना जाता है। इसलिए हमको इस बात की अवश्य चुनौतियों का तो जैसा कि आप साथीगणों ने बताया, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, मुझको भी बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं आपके सामने आ गया कुछ बोलने के लिए। अगर कोई त्रुटि हो या तो क्षमा करें। शिक्षा कोई धन कमाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा हमारे, तो हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें बेटा हो या बेटी सभी को समान रखना चाहिए। हंसने की बात नहीं है। और टाइम का मतलब बच्चों को अब तो भोजन पानी की व्यवस्था है उसमें, और 6 से और 14 वर्ष के बच्चों के लिए मतलब अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है अनुच्छेद 14 के अनुसार। तो ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो मतलब टीचर टाइम पे नहीं आते थे, अब तो सोशल मीडिया चल गई है जो कान खा जाएंगे पट्टा जाएंगे। और वैसे टीचर है जो यहाँ इंतजार में रह के आ रही 8 घंटे फिर रेस्ट कर देंगे तो जेबे मारा के चलो बालिका में भेजते चला जरूर के हम आराम से तो खाएंगे का घंटा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन सरकारी स्कूल के टीचरों को भी सरस्वती माता पूजनीय एवं आदरणीय प्राचार्य महोदय, आईटीडी कॉलेज के प्राचार्य श्रीमान कुलदीप जी, मुन्नी खान जी, श्रीमान संजय जी एवं समस्त। देखिए, यदि हम सार्वभौमिक शिक्षा की बात करें, चूंकि हम एक ऐसी शासन व्यवस्था में रह रहे हैं जहां जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया सरकार ही शासन करती है, तो इसमें प्रजातंत्र में यदि हम निवास कर रहे हैं तो प्रजातंत्र में हमारी एक सुनिश्चित भूमिका हो, इसलिए हमें शिक्षा। देखिए, शिक्षा जो सार्वभौमिक थी ये प्राचीन काल में नहीं थी, मध्यकाल में नहीं थी, लेकिन सार्वभौमिक शिक्षा का जो संकल्प है ये वर्तमान समय में ही आया है। क्यों वर्तमान समय में ही सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता? क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी शासन व्यवस्था में अर्थात प्रजातंत्र में रह रहे हैं जहां हमारा शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम शिक्षित होंगे तभी हम अपनी अच्छी सरकार चुन पाएंगे और उस सरकार में अपना एक स्थान बनाए रख पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें शिक्षित होना, और इतना शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है कि हम अपने अधिकारों को जान सकें। राधा कृष्ण शिक्षा आयोग ने भी कहा है कि प्रजातंत्र
एक शासन प्रजातंत्र यही नहीं। आदर्श भारतीय सामाजिक परंपराओं के कारण छात्राओं की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है तथा छात्राओं को शिक्षित करना आवश्यक नहीं माना जाता, क्योंकि भारतीय जो अभिभावक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार बैठा हुआ है कि जो बच्चियां हैं या बालिका हैं उनको शिक्षित करना कोई जरूर नहीं होता, क्योंकि वो अपने पास ना रह करके शादी होने के बाद में दूसरे घर चले जाती हैं और उनकी शिक्षा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि उस बेटी से या उस बालिका से उनका रिश्ता तो फिर भी रहता ही है। प्राइवेट सेक्टर को महत्व देते हैं, जो कि एक अच्छी शिक्षा बच्चों को प्रदान करने में शायद समर्थ नहीं हो पाते हैं। डियर हेड प्रभारी खान सर, सौरभ कॉलेज के प्रिंसिपल देवेंद्र जी सर, राजकुमार जी, स्टाफ साथी, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीएड के छात्राध्यापक एवं स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा आज का विषय है सार्वभौमिक शिक्षा के मार्ग में जितनी भी हमारी चुनौतियां आ रही हैं उनके निराकरण का संविधान। तो सबसे पहले सार्वभौमिक शब्द है क्या, पता ही कहां से आया। सार्वभौमिकरण शब्द का 30% सीटें आरटीई के तहत रिजर्व की गई हैं। ये प्रावधान इसलिए किया गया ताकि जहां पर गवर्नमेंट स्कूल नहीं हो या गवर्नमेंट स्कूल दूरी पर हो तो छोटे बच्चे कैसे जाएंगे, तो उनके लिए जो पास में प्राइवेट स्कूल भी अगर है तो उसमें भी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख से कम है वो उसमें प्रवेश ले सकते हैं राइट टू एजुकेशन के तहत, और उनकी शिक्षा की जो शुल्क होगा उसकी भरपाई सरकार करती है। तो कहना तात्पर्य सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी आज भी हम ये कह रहे हैं कि इसके मार्ग में चुनौतियां हैं और उनके निराकरण के लिए हमें कुछ करना होगा, उनके निराकरण की कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होगी, रणनीति बनानी होगी। मैंने जो 2 चीज नोट की वो महत्वपूर्ण बातें ये हैं, एक तो है स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा कह दीजिए वो, क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी से हम कहते हैं, और एक कहावत आप लोगों ने काफी सुनी होगी, एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी करेगी, एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी करेगी। इसका भाव ही यही है कि अगर हम महिलाओं को या स्त्रियों को, बच्चियों को शिक्षित कर दें तो वो अपने आप ही घर का माहौल शिक्षा के लिए प्रेरणास्पद बना दे। तो जिनके माता पिता यदि दिन में काम करने ना जाएं तो उनके शाम को घर में चूल्हा नहीं जल सकता। तो ऐसी स्थिति वाले बच्चों को आप कहेंगे बच्चों को स्कूल भेज दीजिए साथ, तो पीछे जो छोटे बच्चे घर में रह जाते हैं उनको कौन संभालेगा साहब, तो उनके सामने बड़ी समस्या है। तो इस तरह की चीजें को हम प्रैक्टिकली देखें कि वास्तव में वहां पर क्या किया जा सकता है और उस चीज को हम लागू करें। कुछ अध्यापक और छात्राध्यापिका हमारे इस चीज को बड़े सरल तरीके से उकेरा कि हम उनको इस तरह से कर सकते हैं शिक्षा का, क्योंकि शिक्षक ही, जैसे मान लीजिए आपकी नियुक्ति किसी गांव में होगी, गवर्नमेंट जब आपकी लगी 3rd ग्रेड में नीट पास करके आप किसी गांव में पोस्टिंग होगी आपके तक स्कूल में, अब वहां आपको ना तो प्रधानमंत्री कहने आएगा, ना मुख्यमंत्री कहने आएगा, ना शिक्षा मंत्री कहने आएगा। आपकी ही समझ और आपकी सोच आपको अगर प्रेरित कर सके इस बात के लिए कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर हूँ उस काम को मैं पूरी ईमानदारी से करूं और साथ में जो गांव से बच्चे आते हैं उन्हें यहाँ रोक पाने में सक्षम हो पाऊं, तो ही शिक्षा का साधन। शिक्षा प्रणाली को देखें तो पहले क्लासरूम में शिक्षा दी जाती थी और वो शिक्षा किसी विशेष व्यक्तियों के लिए ही लागू थी और उनको दी जाती थी। प्रत्येक सबके लिए समान अधिकार शिक्षा प्राप्त करने का है। अब उसमें देखिए दोष क्या आए हैं, दोष के लिए तो बहुत सारे दोष हैं जिनकी हम काफी चर्चा कर सकते हैं। बाकी दोषों में सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में जो गिरावट आई है वो यही है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकल रूप में या प्रायोगिक रूप में हमारी शिक्षा प्रणाली पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और खास तौर से मैं मॉडर्निटी या मॉडर्न एजुकेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं, एक्सपेरिमेंटल के बारे में किसी बालक से नाम उससे बिल्कुल वंचित है। जब तक बालक को साइंस का है, ज्योग्राफी का है, पर्यावरण रूप से हमको विकसित नहीं करेंगे जब तक बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। और बीएड सेशन तो आप जानते ही हैं, हम जानते हैं सभी कि सैद्धांतिक
दिया जाता है। तो प्रैक्टिकल वर्क पर यदि हम ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा हम प्रैक्टिकल वर्क व्यवसायिक शिक्षा पर जो हम देते हैं, महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन या बेसिक शिक्षा के बारे में जो बताया था, वो उनकी जो बेसिक शिक्षा थी वो यही थी, व्यवसायिक शिक्षा हो, बालक को क्राफ्ट के लिए एक आवाज दिया जाए, बालक को लकड़ी का काम, धातु का काम आदि काम सिखाए जाए। अब ये काम तो नहीं सिखा सकते, पर हम बालक को प्रयोगात्मक दृष्टि से विकसित कि सरकारी विद्यालयों में तो पढ़ाई नहीं होती साहब। क्योंकि हमारा एक प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय चलता था, तो मैंने उससे कहा मैं कि इसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाएं और फ्री में पढ़ेगा ये बच्चा, इसकी किताबों का भी पूरा खर्चा हम उठाएंगे, तो क्या तुम एडमिशन कराओगे? तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कल एडमिशन इसका कराऊंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उसका 3 दिन तक इंतजार कर, समाज में ऐसा वातावरण बनाएं ताकि प्रत्येक बालक की पहुंच में शिक्षा उपलब्ध हो सके। सरकारों के लिए भी यह आवश्यक है कि वो नीतियों के क्रियान्वयन में ऐसी बाध्यता भी लाएं ताकि अभिभावक भी अपने बच्चों को शिक्षा के साथ में जोड़ सके। सामान्य छात्र ही साथ ही अभिभावकों का जो नजरिया है उसको भी बदलने की आवश्यकता है, और शिक्षकों का छात्रों के प्रति जो नजरिया है वो भी बदलने की। जो समायोजन स्थापित कर लेता है तो कहीं भी सफल हो सकता है। हम देखें, अगर समस्या की बात है, चुनौतियां बहुत सी हैं हमारे सरकार के द्वारा, हम सभी लोग के द्वारा। जो लोग भी थोड़े भी जागरूक होते हैं, कहीं न कहीं शिक्षा की बात करते हैं और दूसरे लोग को अशिक्षित होने का एहसास भी करा लेते हैं। छोटी सी बात नहीं, समस्या की बात जो है वो ये देखिए, एक बार मेरी स्थिति जो थी, मेरे घर में मेरी माता जी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और मेरे पिताजी बाहर सर्विस किया करते थे, और वो चिट्ठी जब लिखा किया करते थे, तो गांव की स्थिति जो हम लोग ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से है, स्थिति ये है कि माता जी को जब घर में चिट्ठी आया करती थी, तो हमारे एक अंकल जी थे, वो जो है वो चिट्ठी पढ़ के सभी हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, सिफारिश लगाते हैं, भैया मेरा फार्म भर दे, और भर नहीं पाते, है ना। और हम लोग के पास समय नहीं रहता है, ईमानदारी से उस समय शिक्षा की जो कमी होती है, वो जब पढ़ाया जाता था इतना तेजी से पढ़ा दिया करते थे, बहुत अपनी विद्वता। ये जो है सरकारी प्रयास ये है कि कई जगह आप लोगों को पता होगा कि साइंस के लिए, साइंस या मैथ को पढ़ाने में जागरूकता आ जाएगी। एक परिवार में एक सीखता है, सभी लोग उसके कंपटीशन में लग जाते हैं। बस यही है हमारा प्रयास, जो हमारे जो इसके लिए संव्यूहन की बात है। जब तक हम मन तक या लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंचेंगे शिक्षा को बढ़ाने के लिए, जब तक ये चाहे शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान कर लीजिए, कितने साल से जानते हैं, के प्रति उन्मुख नहीं होंगे। फिर मैंने समय ज्यादा ले लिया, अब मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात को विराम दूं। उस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए एक व्यू के अंदर प्रवेश किया। आज हो सकता है ऐसी ही अज्ञानता के व्यू में हम फंस गए हों। हालांकि शिक्षा का नवाचार भी प्रयोग हो रहा है, डिजिटल इंडिया भी आ रहा है, लेकिन क्या आसमान में उड़ने के लिए जमीन को बोलना जरूरी है? नहीं। शुरुआत करता हूं दीपक से। हिंदी का एक छोटा हस्ताक्षर हूं, आप सभी के सामने कब तक रखता हूं, और ज्ञान के दीपक को ज्वलित करने की, उस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आपको छोटे शब्दों में संदेश देना चाहूंगा। आप मुझे बता दीजिए, मेरा वक्त होगा तो मैं चला जाऊंगा। आपके आदेश से आया हूं और चला जाऊंगा। देखिए, सीधी बात है, आप सभी को सुनना भी जरूरी है, जैसा कि प्रभाकर जी ने आपको बताया, सुनना भी आपको जरूरी है। आप में भी महान प्रतिभाएं हैं, बस जरूरत नहीं पड़ा है। सबसे ज्यादा चीज, 2 चीजों पर वो जोर दे रहे हैं, शिक्षा और चिकित्सा। जिस देश के अंदर ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसका सर्वांगीण विकास निश्चित है, और शिक्षा वो अस्त्र है जिसके सामने कैसा भी, मैं कहूंगी, कोई विपरीत जो है सामना नहीं कर पाएगा। रही बात चुनौतियों की, हिंदी से हूं तो पद्मश्री से सम्मानित श्यामलाल द्विवेदी ने अपनी रचना में कहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके जहन में, मस्तिष्क में
अमिताभ बच्चन की नहीं है। 1935 में रचित उनका एक प्रसिद्ध काव्य मधुशाला, अक्सर उनके जो बड़े पुत्र हैं, मैं बात करूं एक फिल्म अभिनेता है जिनको शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस विश्व के अंदर जो नहीं जानते को बदलने के लिए आप शुरुआत जमाने को नहीं बदले, खुद को बदले। कि मौजों की कसम दरिया की कसम ये ताना वाना बदलेगा, मौजों की कसम दरिया की कसम ये ताना वाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो जमाना